हेलो स्टूडेंट, दिस इज आला वेलकम इन साइंस लैब। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ अच्छे होंगे आप लोग, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के कुछ एग्जाम्पलर के कुछ एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मीन्स एग्जाम्पलर में मैं जस्ट हार्डली 5 से 7 एमसीक्यू जो इससे पहले वाले वीडियो में बच गया होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पलर्स करते हैं। तो उस एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम आप लोगों को इस वीडियो में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और कुछ हॉट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन जो भी आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, उस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस या तो वो एनसीईआरटी का होगा, या फिर वो एग्जाम्पलर होगा, या फिर क्वेश्चन इनसाइड होंगे। ध्यान से सुनिएगा और उन बच्चों को बता दीजिए जिनको बायोलॉजी से डर लगता है। उनके लिए उनका भाई, उनका टीचर अभी जिंदा है, अभी रेडी है समझाने के ना। भेज दीजिए सबका मैसेज, लिंक भेज दीजिए। वीडियो आ रहा है आपके लिए, मीन्स वीडियो आ गया आपके लिए, और सारे डाउट क्लियर करेंगे हम लोग। क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का सारा वीडियो मैंने आपको भेज रखा है। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर का लेकर आया हूँ मैं। चलिए टॉपिक, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको तो आ ही गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट ट्रू है? क्या ये सारा पॉइंट ट्रू है या कुछ पॉइंट ट्रू है? लिखा गया लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए बात समझिएगा कि हार्ट जब भी ब्लड को रिसीव करेगा ना, वो हमेशा लंग से करेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बात बिल्कुल सही है। लेफ्ट जो आपका जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो बाएं तरफ में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो हमेशा बॉडी में ही ब्लड को भेजते थे। वो भी कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर, लेफ्ट एट्रियम, समझ रहे बात, लेफ्ट एट्रियम ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स। तो एक बात बता दूं, मैं लेफ्ट कभी राइट में भेज ही नहीं सकता है, क्योंकि बीच में सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये भी गलत। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 4, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बात भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि 2 नंबर सही होगा माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे 4 नंबर भी सही होंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो 2 नंबर 4 नंबर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका एग्जाम्पलर का। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो। ये मैं इससे पहले जो एमसीक्यू भेजा वहाँ पे मैं आपको बता रखा हूँ मैं कि कुछ ऐसे होते हैं ब्लड वेसल्स में जो बैक फ्लो करने में हेल्प करता है। तो वॉल्व इन द हार्ट, है ना, बोला गया थिक मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, थिक वॉल ऑफ एट्रिया एंड ऑल ऑफ दिस। एक बात को समझिएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, देखो बैक फ्लो हमेशा वॉल्व के थ्रू होता है, याद रखिएगा, है ना। बैक फ्लो जब भी बोलेगा बैक फ्लो प्रिवेंटेशन, तो आप वहाँ पे बिना सोचे समझे यहाँ पे आप वॉल्व को ही याद रखना। यहाँ पे डेफिनेशन भी हो गया और यहाँ पे इसका ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए बाबू, सिंगल सर्कुलेशन हमेशा किस में होता है? फिश में होता है। सिंगल सर्कुलेशन हमेशा फिश में होता है। यहाँ पे लोबियो रोहिता, ये रोहू मछली का, कैमेलियन ये गिरगिट हो गया, और सैलेमेंडर ये भी गिरगिट या फिर बोले तो या मीन्स लिजार्ड के जैसा होता है। ये सब दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया 3 चैम्बर्ड रखेंगे, ये आपको 3 चैम्बर्ड रखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? एम्फीबियंस भी बोल सकते, रेप्टाइलियन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हो गया आपका फिश हो गया। हिप्पोकैम्पस ये हो गया हॉर्स, आपका हॉर्स फिश हो गया, है ना। आपका एक्सोसीटस ये हो गया कांटे वाली मछली होते हैं, और एनावस ये भी मछली होते हैं। तो यहाँ पे तीनों क्या है? ये मछली है, और ये तीनों मछली में जो होंगे सिंगल सर्कुलेशन होंगे। हाइला ये मेढक का है, राना मेढक का, ड्रैको ये लिजर्ड टाइप का होता है, डॉल्फिन ये मैमल से, वेल भी मैमल से, और टर्टल ये है आपका रेप्टाइलियंस।
तो इसलिए ये आपका ऑप्शन भी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन हमेशा और हमेशा फिश में होगा। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स, है ना, हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ बोला गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कभी भी बॉडी में नहीं भेजा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, लेकिन किस में नहीं होता है, वो मछलियों में नहीं होता, ठीक है। मछलियों में केवल नहीं होते, क्यों? क्योंकि मछलियों का जो हार्ट होता है ना, वो सिंगल हमेशा चैम्बर रखता है, मीन्स उसमें सिर्फ अपर एंड लोअर होते हैं, मीन्स बोले तो 2 चैम्बर होते हैं उसमें, है ना, एक वेंट्रिकल्स होता है और एक एट्रियम होते हैं। तो इसलिए उसमें जो गिल्स से डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉडी में चला जाता है, हार्ट में नहीं जाता, ठीक है। और शायद इसीलिए फिश के हार्ट को वेनस हार्ट भी बोला जाता है, जो आगे अभी क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज वेनस हार्ट, ठीक है। उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन में दे हैव थिक वॉल, है ना, दे हैव किसके बारे में, आर्टरीज के बारे में। यार चलिए मैं आपको आर्टरी को थोड़ा सा बस ओरली समझा दूँ। अगर आर्टरी के बारे में कोई बोले तो ये 3-4 बात को समझ लीजिए। पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है बीपी हाई होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है इसका ल्यूमेन जो होगा नैरो होगा, है ना, मैं आपको बस ओरली समझा दूँ, नैरो ल्यूमेन है, छेद जो होंगे। चौथा पॉइंट होगा थिक वॉल होंगे, थिक वॉल होंगे। और 5वां पॉइंट होगा, है ना, क्या भाई, हार्ट से बॉडी में, हार्ट से बॉडी में जाएगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया दे हैव थिक वॉल, लाइक ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर, ये भी से कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। एक बात मैं बता दूँ, हार्ट में भेजने वाला कभी भी आर्टरी नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत। दे हैव थिन वॉल, थिन वॉल तो होता नहीं, ये भी गलत हो गया। उसके बाद दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर द लो प्रेशर, तो लो प्रेशर भी नहीं होगा क्योंकि हाई प्रेशर होता है इसमें। और इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर भी हो रहा है, थिक वॉल भी हो रहा है, विदाउट वॉल भी होंगे इसमें। हाँ, इसमें नो वॉल, इसको भी नोट कर लीजिएगा, नो वॉल, वॉल इसमें नहीं होते माय डियर स्टूडेंट, वाल्व ही नहीं होते इसमें। वाल्व किस में होते हैं, वेन में होते हैं, जैसे मैं एमसीक्यू में आपको बता रखा हूँ, वाल्व वेन में ही होंगे, जिसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। उसके बाद 22 नंबर, तो ये तो हम लोग एनसीईआरटी में मीन्स पढ़ चुके हैं कि फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी का कौन भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नेफ्रॉन होते हैं। एंड 24 नंबर ब्लड लिविंग ब्लड टिश्यू, ब्लड जो टिश्यू को छोड़ता है, मतलब टिश्यू से जो निकलता है ब्लड ना, वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं पहले से कि जब ब्लड जो है बॉडी से जाता है हार्ट की तरफ जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या जाता है, क्योंकि वो ब्लूइश ग्रीन, ये ग्रीनिश ब्लू दिखता है। उसके बाद हम लोग जल्दी 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही है, लास्ट क्वेश्चन ये है आपके एमसीक्यू का, क्योंकि वहाँ पे कुछ छूट गया था, एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाया था। ये स्पेशल एग्जाम्पलर का 5-6-7 क्वेश्चन है, जो स्पेशल एग्जाम्पलर है उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद जस्ट शुरू करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ये टोटल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैं आपको केवल और केवल डिस्कशन करूँगा ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन का, क्योंकि बाकी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट्स लास्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट पार्ट ऑफ द यूरिन। यूरिन का क्या करेक्ट पार्ट है? पहला बात बता दूं मैं आपको यहाँ पे, है ना, आपको जो होंगे किडनी होंगे, पहले तो पहला किडनी होगा, ठीक है। उसके बाद किडनी के बाद क्या होता है, यूरिटर्स होते हैं। देखो यहाँ पे यूरिटर लिखा हुआ इसलिए गलत होगा, क्योंकि सिंगुलर में होगा नहीं, यहाँ पे यूरिटर्स है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होगा, उसके बाद यूरिथ्रा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे। समझ में तो आगे होगा बात आप लोगों का माय डियर स्टूडेंट, है ना, बात समझ में तो आगे होगा आप लोगों को। ये था कुछ 7-8 मीन्स आपका 8-7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यू है, जो केवल और केवल एग्जाम्पलर का है, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आएंगे। मैं आपको ऑलरेडी 40 क्वेश्चन करा रखा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं 8 क्वेश्चन रख दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सारा का सारा दिमाग में घुस जाए। इसलिए जिनको डाउट होगा उनको बोलिए कि आए, पढ़े, समझे, तो मेरे ख्याल से टोटल का टोटल डाउट सॉल्व हो जाएगा। बस समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ से शुरू करते हैं, इसलिए आप लोग जो है कॉपी को लेके बैठ जाइए और टॉपिक को हम लोग करते हैं स्टार्ट।
है ना, कॉपी को लेकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आएंगे आप लोग, है ना। मैं करूँगा डिस्कस, केवल डिस्कस करूँगा, टोटल बताऊँगा मैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेते चलना, और इसका लिंक में हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया कि मैं आपका टेलीग्राम चैनल जो है बना रहा हूँ मैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें प्रेजेंट होगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आपको आराम से मिल जाएगा और आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, वो सिंपल लैंग्वेज में आंसर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, रूट प्रेशर की बात कर लेते हैं हम लोग। रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है और रूट प्रेशर कैसे होता है, ये भी समझ लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट की बात से पहले बात कर लेते हैं कि अगर प्लांट है तो प्लांट का, है ना, वो रूट, बहुत सारा रूट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सॉइल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉइल। और ये सॉइल में क्या होता है, दो चीज़ होंगे, एक होंगे वाटर होंगे और प्लस क्या होंगे, मिनरल्स। मिनरल्स किसके फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, ठीक है ना, समझ रहे बात ना। तो यहाँ पे बात होता है, पहले हो गया रूट, बोलते स्टेम हो गया, उसके बाद ये हो गया रूट, और रूट में फिर प्रेजेंट होंगे रूट के बहुत सारे हेयर्स, ठीक है ना, बहुत सारे हेयर्स। और वो कैसे होंगे, सिंगल सेल के बने होंगे। व्हेन इट विल टेक द मिनरल, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसे मजबूरी में वापस में क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। और जैसे वाटर लेंगे तो रूट का हर एक से, ध्यान से मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, और ये जो बना रहा हूँ मैं, ये आपको आगे भी आने वाले क्वेश्चंस में ये डील होगा। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए। तो ये जब ये मिनरल्स को जब लिया बाहर से, आयन को लिया, है ना, आयन को जैसे ही लेगा तो एंड लेने के बाद क्या होगा, आयन जिसके सेल के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी वैक्यूम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आयन मेरा आ गया, और जैसे आयन आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या होगा, इसको फिर से क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। और वाटर और मिनरल्स को दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, सैप। और ऐसे करते के साथ रूट के उस सारे सेल्स में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और इसी प्रेशर को कहा जाता है रूट प्रेशर। आप समझ में आ गया आप लोगों को। ये मैं आपको हर एक रूट के हेयर में सिंगल सेल जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें पहली बार जब कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मीन्स आयंस ऑफ द मिनरल्स जो होंगे, वो जैसे आएंगे तो हर एक सेल के प्रेशर बढ़ेगा। और जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर के मीन्स उसको नॉर्मल करने के लिए वो दूसरे सेल को क्या करेगा, जस्ट दूसरे सेल को क्या करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अपना प्रेशर डिक्रीज करेगा या उसको मेंटेन करेगा, तो बगल वाले को दे देगा। तो यहाँ पे रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू हुआ, ये हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा सा बोलेंगे कि व्हेन रूट जो है टेक इन द वाटर एंड मिनरल्स एंड देन इट इंक्रीजेज द प्रेशर एंड दिस प्रेशर इंक्रीजेज द रूट प्रेशर, बस इतना लिख देंगे आप लोग। उसके बाद बोला गया कि आपके हार्ट में जो चैम्बर है उसमें से कौन सा हार्ट में, है ना, ऑक्सीजनेटर कौन सा। देखिए बाबू ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हमेशा जो होंगे ना वो ऑक्सीजनेटर होंगे, और राइट हमेशा जो होंगे वो डीऑक्सीजनेटर। याद रखिएगा आप, LO एंड RC याद रखिएगा आप लोग, है ना। मतलब RC मीन्स R का CO2 और LO मीन्स लेफ्ट का ऑक्सीजनेशन। ये आपको बस 2 वर्ड लिखना है, आंसर हो गया पूरा, कोई टेंशन नहीं है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे माय डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। यहाँ पे हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, जबकि प्लांट हम लोग एल्गी को भी बोलते हैं प्लांट्स, याद है ना आप लोग, हम लोग एल्गी को भी प्लांट्स बोलते हैं। यहाँ पे बात हो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि वो प्लांट जिसमें ट्रंक होंगे, लीफ होंगे, स्टेम होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, मीन्स वो ओल्ड प्लांट होगा, मीन्स वो एक ट्रीज होंगे। और जब ट्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, it has xylem and second number is the phloem। ये 2 पार्ट को आप पता, बट आर द कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो कंपोनेंट में आप जाइलम बोलेंगे। अब जाइलम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है ट्रैकिड्स और दूसरा है वेसल्स। ये बात आप लोग जानते होंगे, ट्रैकिड्स और वेसल्स। और फ्लोएम में आपका सिप ट्यूब और दूसरा है आपका कॉम्पेनियन सेल।
ये 2 पार्ट को अगर आप, ये 4 पॉइंट को अगर लिख देते हैं आप, तो आपको 2 मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता मेरे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोले कि ऐसा क्या ज़रूरी पड़ गया, ऐसा क्या ज़रूरी पड़ गया कि मैमल्स के हार्ट को और बर्ड्स के हार्ट को 4 चैम्बर रखना पड़ा। क्यों ऐसा क्यों इसमें इसको डिवाइड क्यों करना पड़ा। ये राइट पार्ट है दोनों, ये लेफ्ट पार्ट है, ऐसा क्यों करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि मैमल्स एंड बर्ड्स एक ऐसे एनिमल्स हैं जिसको हमेशा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। याद रखिएगा, इट विल ऑलवेज रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू डू all the living activity, all the metabolic activity inside the body, इसीलिए उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। That's why it need more means oxygenated blood to the body cells। ठीक है ना। अब इसके लिए ऐसा, चूंकि यहाँ पे होते हैं सेप्टम, और सेप्टम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये CO2 ब्लड को कभी भी मिक्सिंग होने नहीं देता, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो जाता है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा ATP फॉर्मेशन होते हैं और वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन हमेशा कर पाता है। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन कर पाते हैं या थर्मोरेगुलेशन बोल सकते हैं। अब हो गया अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। भाई साहब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ट्रांसपिरेशन का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है कूलिंग करना, कूलिंग ऑफ द लीव्स, लीव्स को कूल करना। मतलब कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे हम लोग को पसीना निकलता है, पसीना क्यों निकलता है, पसीना इसलिए निकलता है माय स्टूडेंट, ताकि हम लोगों का बॉडी का आउटर जब हवा चले तो बॉडी के स्किन क्या हो जाए, ठंडे हो जाए। देखते हैं जैसे गर्मी में आप ठंड हवा के पास आएंगे, फैन के पास आएंगे तो इवोपरेशन रेट फास्ट हो जाता है, आपको ठंडा महसूस होता है, इसलिए पसीना निकलता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है। ये हो गया पहला पॉइंट ट्रांसपिरेशन प्लांट में, है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, वाटर जो होता है ऊपर में, वाटर प्लस मिनरल्स, है ना, लीफ के हायर प्लांट में ऊपर की ओर चले जाते हैं, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, है ना। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और ये ट्रांसपिरेशन का तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही, है ना, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और लीफ तक, प्लांट के लीफ तक बहुत दूर तक जो है ये चला जाता है। तो ट्रांसपिरेशन से 2 काम होते हैं, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है और दूसरा क्या होगा, ऑस्मोसिस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आता है। आगे बात ना, ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंट, आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लिखते हैं 2 मार्क्स का है तो ऑलरेडी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये लिम्फ मैंने पहले भी बता रहा था, लिम्फ क्या है। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं, याद रखें आप लोग, टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड माय डियर स्टूडेंट, लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड, याद रखिएगा आप लोग, है ना। टिश्यू फ्लूइड क्या भाई, कि जब हम ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे हम आपको पहले भी बता रखा कि ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ध्यान से सुनना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जब होता है ना, एक्सचेंज को मैं थोड़ा सा डीप कलर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, उसी वक्त में कुछ लिक्विड जो होता है ना, क्या होता है, स्लिप होके बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। समझ में आ गया बात। ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वहां से तो लिख लेना, टू दी पॉइंट, वही पॉइंट लिखना है, आपको दूसरा मत लिखना, वो एक इनफ है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, पहला फंक्शंस इसका है लिम्फ का, क्या भाई, कि ये फैट और फैटी मीन्स बोले तो इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट करता है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, इसमें WBC प्रेजेंट होते हैं, याद है, WBC प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है, मीन्स जो हम लोगों के बोले इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ये, क्योंकि देखो ब्लड के अंदर भी WBC है तो वो ब्लड के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो ब्लड के अंदर जो भी अगर माइक्रो अगर फूड के थ्रू जाते हैं या ऑक्सीजन के थ्रू, गैसेस के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे तो हैंडल कर ले, जब सेल के बीच में जब कोई चला जाए तो लिम्फ है, जब लीकेज होता है ना, वहाँ पे WBC भी आ जाते हैं।
और WBC आपको पता है WBC इज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो इसलिए इसका दो काम है, पहला काम है फैटी एसिड ग्लिसरॉल का ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा काम है कि इम्यूनिटी को कंट्रोल करना है, बोले तो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना। ठीक है, याद रहेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? याद रखिएगा, ये हम आपको पहले भी, और मेरा वीडियो आपका बना हुआ वहाँ पे जाके देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, या बोलेंगे कंडक्शन ऑफ फूड इज नोन एज हाउ डज इट टेक प्लेस, ये कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि फ्लोएम में दो पार्ट, ऐसे तो फ्लोएम का चार पार्ट है, कॉम्पेनियन सेल है ना, आपका कॉम्पेनियन सेल, सिप ट्यूब, ये दो तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा है पैरेन्काइमा और फाइबर। ये दोनों का काम तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। फाइबर का काम प्रोटेक्शन करना, कॉम्पेनियन सेल पैरेन्काइमा जो है ये साइड कंडक्शन का काम करते हैं, और कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब जो होते हैं ना, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें से सिप ट्यूब जो होते हैं ना वो डेड होते हैं, सिप ट्यूब डेड होते हैं। और कॉम्पेनियन सेल क्या करता है ना, लीफ से सारे फूड को लेकर क्या किसको देते हैं, सिप ट्यूब को देते हैं। तो हाउ डज इट टेक प्लेस इन प्लांट, कैसे होता है, ये फ्लोएम के थ्रू होता है, जिसमें कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, कंबाइन टू, ध्यान से सुनना, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डू द ट्रांसलोकेशन। अब समझ में आ गया बात आप लोग, और आपको आपकी बुक में ऑलरेडी ये बात लिखा हुआ है, और नहीं तो मैं आपको आंसर तो दे ही दूंगा, आप टेंशन की बात मत कीजिएगा। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन और ईजेशन में क्या फर्क है, देखो ईजेशन जो है ये न्यूट्रिशन का पॉइंट है, और एक्सक्रीशन जो है ये एक्सक्रीशन तो है। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, इसमें जो है ना बोले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद, एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या वेस्ट सब्सटेंस बनता है। ईजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं ना वो उसमें आउटसाइड चले जाते हैं। ठीक है, बस ये इसका सिंपल डेफिनेशन, अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड चले जाते हैं, इसको हम ईजेशन बोलेंगे। और एक्सक्रीशन में टॉक्सिक सब्सटेंस, वेस्ट सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकलते हैं, है ना, थ्रू द किडनी बोलेंगे, थ्रू द स्किन बोलेंगे, थ्रू द लीवर बोलेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप एक ही डेफिनेशन देख सकते हो, तो आपका चल जाए। और ऐसे ही बताया गया कि सबका डिफरेंस होते नहीं है, अगर डिफरेंस आपको पूछ दिया और डिफरेंस आपको पता नहीं है, तो आप क्या करें, डेफिनेशन दोनों को लिख देना, तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टू, जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे एल्वियोलस और नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, क्या डिफरेंस है, तो पहला बता दो, एल्वियोली इज द स्मॉलेस्ट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है ना, एल्वियोली जो होता है लंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट, जबकि आपका नेफ्रॉन जो होता है ना वो किसका होता है, किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और नेफ्रॉन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द, बोले तो रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस या अनवांटेड सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। समझ में आ रहा बात ना, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो भी इनफ, और भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, है ना। समझ में आ रहा बात ना। और ये इसमें आगे ज़्यादा करना तो ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ये भी मिलियंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी, तो आपको 2 पॉइंट लिख देंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है अंदर से क्वेश्चन ये बना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो थोड़ा सा संभाल के बैठना आप लोग, मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका वीडियो बना रखा हूँ, मैं बस मैं आपको ओरली समझा दूँ। मिनरल एंड वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट है, चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट। ध्यान से देखना, मैं अब आपके स्क्रीन को नहीं देखने जा रहा हूँ, यहाँ पे होता है रूट। रूट से हुआ क्या गया भाई, वाटर गया, और वाटर जाने के बाद क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं। ठीक है, और ये जब रूट में जाएगा किसके प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ये बढ़ जाएगा। अब ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो, कुछ देर के बाद ये नहीं, क्यों ऐसे ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है, कभी भी किसी चीज़ को ऊपर नहीं, मैं समरी समझा रहा हूँ, मैं आपको इसको समझ लीजिएगा, नहीं जाने देगा। ऑन द अदर हैंड ऊपर में क्या होता है, लीफ है, और लीफ में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लीफ में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन जब हो रहा है सारे का सारा वाटर क्या होता है, लॉस हो जाता है, और जब वाटर लॉस हो जाता है यहाँ पे क्रिएट होता है संक्शन प्रेशर।
संक्शन प्रेशर मीन्स होता है अचानक से सारा पानी लॉस हो जाए तो सारे जो सेल्स वो सिकुड़ जाएंगे, और जब सिकुड़ जाएंगे क्या होगा, वो खींचने की कोशिश करेंगे, और जब खींचने की कोशिश करेंगे तो हर एक सेल दूसरे सेल से, तीसरे सेल से, चौथे सेल से क्या होंगे, पानी को, और कहाँ पहुँच जाएगा, उस एरिया में जहाँ पे मेरा पानी है ना पहुंचा हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि वाटर मीन्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू द बेस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल होंगे या प्रोसेस होंगे ट्रांसपिरेशन, और दूसरा जो एग्जांपल होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसके बीच में कौन काम करेगा, संक्शन प्रेशर, और यहाँ पे कौन काम करेगा, रूट प्रेशर। संक्शन प्रेशर और रूट प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ है ना, तब जाके रूट प्रेशर क्रिएट हुआ, और ऊपर में ट्रांसपिरेशन हुआ तो संक्शन प्रेशर हुआ, और ये चारों मिलकर क्या करेंगे, मिनरल्स को, वाटर को, जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहेंगे, मतलब कि वो नीचे से बहुत ऊपर तक चला जाएगा। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी ज़्यादा बोले तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से देखना आप लोग। अभी मैं आप लोगों को जस्ट जो MCQ पढ़ाया था वहाँ पे दिखाया था कि मान लीजिए ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका सिक ट्यूब, है ना, उसके बगल में क्या भाई, इसके बगल में हो गया कॉम्पेनियन सेल, और यहाँ पे है मेरा लीफ, ठीक है ना, और लीफ में क्या है भाई, ये सुक्रोज प्रेजेंट है, और इसके बगल में आपका जाइलम है ना, वेसल्स जो है जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो बोला गया कि जैसे ही ये सुक्रोज कॉम्पेनियन सेल लीफ से लेकर किसको देना जाएगा, सिक ट्यूब को, जैसे दिया गया तो ये जो सुक्रोज जो है ना उसका यहाँ पे आते के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इट नीड वाटर। जैसे कहने का इसको समझिए ऐसे कि अगर आप सूखा रोटी खाओगे ना, या सूखा भात खाओगे, या सूखा कोई भी चीज़ खाओगे ना, ऑटोमेटिकली यू नीड वाटर, है ना, पानी की आवश्यकता होगी ही होगी, नहीं होगी ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि नहीं होगा, आपको चाहिए ही चाहिए पानी, आपको पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी आप लोगे ही लोगे, और जब पानी लोगे तो पानी कहाँ से लोगे भाई, तो बोला कि ये किससे, जाइलम से पानी देगा। यहाँ पे यूज होगा ऑस्मोट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज होंगे माय डियर स्टूडेंट। ये आपके NCERT में ऑलरेडी वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा है कि इट नीड एनर्जी टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम हायर टू लोअर, या लोअर टू हायर, या अगेंस्ट द ग्रेविटी। मीन्स टू से दैट कि जाइलम वेसल की बात कर लेते हैं, जाइलम वेसल को फूड की क्या आवश्यकता है, कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाटर तो पड़ चुके हैं, वहाँ पे फूड की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जब फूड हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जैसे सुक्रोज सारा का सारा, जैसे कॉम्पेनियन सेल सुक्रोज को सारा का सारा किसको, सिक ट्यूब को देगा, तो सिक ट्यूब में अचानक से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मतलब उसको प्यास लगेगा, और व्हेन इट विल इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर सो इट नीड वाटर, क्यों, मेंटेन करने के लिए। तो वो जाइलम से रिक्वेस्ट करे, भैया मेरे को पानी दो जाके। जैसे पानी दिया गया तो पानी देने में बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मिनरल से फिर उसको वाटर भी आएगा, और जब वाटर आएगा तो फिर ये सिक ट्यूब सारा का सारा पानी लेकर कहाँ पहुँचा देगा, उस नीडी रीजन पे जहाँ पे फूड की आवश्यकता होगी। और जैसे जब ये मीन्स सुक्रोज वो सारी रीजन पे आ जाएंगे तो फिर से पानी जो है वापस जाइलम में चले जाएंगे। ये सब NCERT में लिखो, मैं इसका नोट्स भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, तो वहाँ पे आपको समझ। मेरा काम है बेसिक समझाना, मेरा काम है कंसेप्ट देना, क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी बहुत हार्ड होता है ना, मुझे पता है बायोलॉजी बहुत हार्ड है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं कि बायोलॉजी बहुत आसान है, सवाल एक समझ में आना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन ये भी और भी ज़्यादा हार्ड है, मतलब ये आपके लाइफ प्रोसेस का, ये 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बुक में लिखा हुआ तो है लेकिन डिस्कशन बहुत खराब तरीके से किया गया। नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं, तो नेफ्रॉन में पहले हम, है ना, बॉयमेंस कैप्सूल कर लेते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये है आपका बॉयमेंस कैप्सूल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो ट्यूब्यूल कहा जाता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ट्यूब्यूल का, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। आप डायग्राम खोल लीजिए NCERT के, जल्दी से खोलिए, देखिए वहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। उसके बाद यहाँ से कुछ ब्लड आएंगे और ये निकल कर ये पूरे इसमें जो होगा पूरा फैल जाएगा, इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आ रहा ना, इसके अंदर ये सेक्शन का नाम है ग्लोमेरुलस, समझ रहे हैं बात ना, ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये जो सेक्शन जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये टर्निंग पोजिशंस को हम लोग यहाँ पे
ऐसे पूरा का पूरा आपकी बुक में ट्यूब्यूल बोला, लेकिन मैं इसका नाम रखता हूँ मैं PCT, आपको वीडियो बना के रख रखा हूँ मैं। ये रीजन का नाम है DCT और ये रीजन का नाम है लूप ऑफ हेनली या हेनली लूप, ठीक है। बस मोटा मोटी बात समझा दो। ये जो बॉयमेंस कैप्सूल का रीजन यहाँ पे, ये जो ब्लड कैपिलरी इसका नाम है ग्लोमेरुलस, एंड व्हेन ग्लोमेरुलस टेक्स द ब्लड, जैसे ब्लड को लेकर आएगा इट विल फिल्टर इनसाइड द ब्लड कैपिलरी। ये सबका सब जो होगा इसको बोलेंगे अल्ट्रा या बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, कुछ बुक में लिखा गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि छोटे छोटे चीज़ भी इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, इसके अंदर बॉयमेंस कैप्सूल के अंदर। अच्छा, बॉयमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट, तब यहाँ से शुरू होगा पार्ट 2, मतलब कि यहाँ से अब ब्लड जो होगा, मतलब कि जो नेफ्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, वो सारे फिल्ट्रेट को, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, वो आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो इस रीजन में जब वो सारे कंटेंट पहुँचेंगे तो लगेगा ये क्या आ गया, कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गए, ये तो नहीं होना चाहिए था। बॉयमेंस का बोला कि भैया आप ये क्या कर दिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इसको फेंक कर बाहर ले आके, देन इट विल अगेन ये क्या करेगा PCT, वो सब का सब ब्लड में डाल दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, मीन्स टू सेड इट, वापस जो है क्या होगा कि आपका जो PCT वापस इसको ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब यहाँ पे सेक्शन आएगा लूप ऑफ हेनली में ना, ये रीजन वो रीजन है जहाँ पे सारे के सारे वाटर जो है कहाँ पहुँच जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। याद रहेगा आपको, सारा का सारा वाटर ब्लड में एंटर हो जाएगा। एंड देन अब ये यहाँ पे जो बच रहा, क्या बच रहा, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, एक हाइड वाटर, कितना जितना हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ बढ़ रही है। कलेक्टिंग डक्ट है, आपके डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा होगा, है ना। और जैसे ही यहाँ पे DCT पे पहुँचेगा ना, DCT पे पहुँचेगा तो ये ब्लड भी तो पहुँच रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन बोला गया। तब जैसे ही ब्लड जो बॉयमेंस कैप्सूल से होके आगे बढ़ रहा है, तो बॉयमेंस कैप्सूल में भीड़ भाड़ होने के कारण जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ बॉयमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया या फिल्टर नहीं हो पाया, वो DCT में वापस कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से उसी नेफ्रॉन में चले जाएंगे। समझ में आ गया बात, आप लोग क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसलिए आपके इस ट्यूब्यूल में, इसको क्या बोलते, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ब्लड से वापस, तो ब्लड से दो जगह पे, एक बॉयमेंस कैप्सूल में ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है और दूसरा DCT रीजन पे, DCT रीजन से ब्लड के अंदर जा रहा है। तो ये हो गया बॉयमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, PCT में सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन और DCT में ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे एब्जॉर्ब होके वो slowly it will goes to the collecting duct and finally all the tubule connect together to form the ureters and then finally it goes to the urinary bladder for storation, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा and due to urge it comes out from the body। बात समझ में आ गया बात, थ्रू द यूरिथ्रा। क्लियर हो गया पॉइंट, मतलब कि किडनी में ये सारे नेफ्रॉन ये सब एक साथ काम करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाते हैं और सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट जुड़कर एक ट्यूब बना के बाहर निकल जाते हैं किडनी, इसका नाम होगा यूरेटर। और देन यूरेटर जो होंगे, ये यूरेटर दोनों साइड लेफ्ट और राइट से यूरेटर्स आके यूरिनरी ब्लैडर में कंज्वाइंट हो जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद फिर आपको अर्ज के बेस पे, नीड के बेस पे यूरिथ्रा के थ्रू हम लोग यूरिन रिलीज करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। ये आपके NCERT क्वेश्चन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है और क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर बता दूं आपको। हम लोगों में मीन्स मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे लंग्स और यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी बॉडी, है ना। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन मीन्स, इसको मैं आपको एक लाइन में समझा दूं, है ना। लंग्स टू मीन्स हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट वन through the pulmonary, so it's known as pulmonary circulations, and heart to the body and body to the heart is known as double circulations। समझ में आ रहा बात, मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, हार्ट टू द बॉडी एंड बॉडी टू द हार्ट एंड लंग्स टू द मीन्स हार्ट टू द मीन्स सॉरी हार्ट टू द लंग्स एंड लंग्स टू द हार्ट। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा और यहाँ पे जो होगा इसका नाम होगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द डबल सर्कुलेशन।
इसको दूसरा तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि इनसाइड इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ब्लड कम्स 2 टाइम इन अ हार्ट, है ना, ब्लड कम्स 2 टाइम, one from the lungs by pulmonary circulation and second from the body through systematic circulation। याद रहेगा आप लोगों को। अगेन आई रिपीट, हार्ट हम लोगों की बॉडी में जो है 2 बार ब्लड आते हैं, एक आते हैं लंग्स के थ्रू और एक आते हैं बॉडी के थ्रू। लंग्स के थ्रू जो आते हैं उसका नाम होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और बॉडी के थ्रू जो आते हैं उसका नाम होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द डबल सर्कुलेशन। क्यों ज़रूरी माय डियर स्टूडेंट? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हैं मैमल्स और मैमल्स को बहुत सारा नीड होती है ताकि वो बॉडी में पूरा का पूरा ऑक्सीजन सेपरेटली बॉडी में चलता चला जाए और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मीन्स बोले तो थर्मो रेगुलेशंस कंप्लीट हो। बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये फंक्शंस ऑफ ब्लड है ना, ब्लड प्लाज्मा फंक्शंस ब्लड क्या भाई? तो पहला बात है कि ब्लड में जो है प्लाज्मा का काम है वाटर, ऑक्सीजन है ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है ना, आपके मीन्स फूड्स ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा पॉइंट आरबीसी का काम भी इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी में जो है ये क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं जिसके हम लोग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और भी बात कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। क्यों बॉडी टेम्परेचर? क्योंकि ब्लड ही वो चीज़ है जिससे हम लोग बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होते थे। फंक्शंस हो गया ना भाई फंक्शन। अब फिर सिंगल सर्कुलेशन। क्यों भाई? क्योंकि इसके हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम आर्टरी लिख देते हैं, यहाँ पे वेन लिख देते हैं। और गिल से अगर यहाँ पे हम गिल्स लिख देते हैं ना, गिल्स लिख देते हैं तो गिल से डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं? बॉडी में चले जाते हैं डायरेक्टली बॉडी। अब बॉडी से कहाँ जाते हैं? आर्टरी में, और वेन से फिर कहाँ जाते हैं? आप लोगों का जो है गिल्स में चले जाते हैं। बात समझना, मतलब कि इसमें सिंगल सर्कुलेशन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, सिंगल सर्कुलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है ना डबल चैम्बर्ड हार्ट मीन्स 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होते, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते, इसलिए ये सिंगल सर्कुलेशंस करते हैं। ठीक है, और इसलिए फिर इसके बारे में यही इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी आएगा कि फिश हार्ट को वेनस हार्ट क्यों कहते हैं, फिश हार्ट को वेनस हार्ट क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्लड और लिम्फ का क्या डिफरेंस है भैया? इसका सिंपल है, ब्लड जो होता है वो कलरफुल होता है और लिम्फ जो होता है येलोइश कलर, ये रेड होता है, ये येलोइश कलर होता है। ब्लड के अंदर जो होते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन लिम्फ के अंदर केवल डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, जबकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। ब्लड लिम्फ जो है वो बोलेंगे आपको लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू ट्रैवल करता है और इसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है ट्रैवल करता है और ये हमेशा हार्ट की तरफ जाते हैं। और ब्लड जो है हार्ट में 2 बार जाते हैं, लिम्फ जो है केवल हार्ट में जाते हैं, बॉडी से हार्ट में जाते हैं, और ब्लड जो है हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में जाते हैं। ये डिफरेंसेस ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया। मैं इसका पॉइंट को आप रिकॉर्डिंग है ना, इसको आप 2 बार समझ लीजिएगा, आंसर मैं दे दूंगा, वहाँ से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब चलते थोड़ा सा लॉन्ग आंसर की तरफ में। यहाँ पे लॉन्ग आंसर को हम है ना डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। वाई फिश हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट? आगे ना क्वेश्चन, वाई फिश हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। यहाँ पे वेनस हार्ट क्यों बोलते हैं? अब चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आर्टरी और ये हो गया आपका वेन, ठीक है, आर्टरी और वेन है ना। आर्टरी मीन्स ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमें गिल्स, ठीक है, मछली तो गिल से लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी। गिल से सारा किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। आपको पता हो ना आर्टरी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना, और बॉडी में क्या एक्सचेंज गैसेस होता है, यहाँ से जो है ये कहाँ चले जाते हैं? ऑरिकल चले जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो बॉडी से जो जाएगा हार्ट में, तो वो किसके थ्रू जाएगा? वेन के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, आपको पता होगा। और क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, और जब वेन से फिर हार्ट में गया ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स निकल के कहाँ चले जाएंगे? फिर से गिल्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे एक बात को समझिएगा कि हार्ट में किसका ब्लड जा रहा है? आर्टरी का ब्लड तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि आर्टरी वाला ब्लड केवल गिल से लेकर कहाँ तक? बॉडी तक। इसलिए बॉडी मतलब वेनस हार्ट, फिश के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है। और व्हाट टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इट रिप्रेजेंट? यहाँ पे आप लिखेंगे सिंगल, अभी जस्ट पढ़े हम लोग सिंगल सर्कुलेशन।
है ना। हाउ अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, यूरिन कैसे बनता है हम लोगों का, तो मैंने आपको बता दी यूरिन कैसे बनता है। यूरिन बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन बाय द नेफ्रॉन एंड इट कलेक्टेड फ्रॉम द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर and due to earth it releases out from the body and in the urine that the important ingredient is that urea, uric acid and ammonia, ये तीन चीज़ यूरिन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर ह्यूमन कुछ देर तक यूरिन में से स्टैंड रहते तो आपको अमोनिया बहुत ज़्यादा, मतलब आँख में जो बहुत ज़्यादा लगता है, क्यों ऐसा, तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम लोग यूरिन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और अमोनिया भी रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग आँख में लगता है। अगर आप बहुत देर तक टॉयलेट में रहेंगे, इसलिए देखिए बहुत से टॉयलेट में क्या होते हैं ना, कुछ कुछ परफ्यूम या कुछ कुछ कैम्फर वगैरह जो है या कुछ स्मेल का कुछ ऐसा रख दिया जाता है ताकि आँख में जो है यूरिया मीन अमोनिया रिलीज मतलब ना हो, दिक्कत ना हो आपको। पानी हमेशा देखिए कि बहुत जगह पे पानी की व्यवस्था होगा, वहाँ पे पानी रखे हुए रहेंगे ताकि अमोनिया जो है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना वो बाहर नहीं, क्योंकि अमोनिया आँख में लगे ना बहुत ज़्यादा पेन करता है, जलन करता है, इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो आप आँख को वॉश कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो हॉट क्वेश्चन है जो इससे इम्पोर्टेंट है वो ये है हमारे लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स पानी कम क्यों पीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि बर्ड्स 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं तो पानी कम क्यों पीते हैं, ऐसा क्यों है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, लिटिल वाटर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट रेशियो, तो ठीक है बॉडी रेशियो तो बहुत सारे ऑस्ट्रिच भी तो वो भी कम पानी पीते हैं। इसका आंसर मैं शॉर्टली में आपको समझा देता हूँ। पहला बात इसकी किडनी में होते हैं, सबसे पहला आपको इसमें किडनी में होते हैं। दूसरा है कि इसके मीन्स अगर बोले तो जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है इसका तो केवल इसमें यूरिक एसिड इसमें होते हैं, ठीक। इसको यूरिकोटैलिक जो बोला जाता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग, है ना, यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। यूरिकोटैलिक एनिमल इसलिए क्योंकि ये यूरिक एसिड केवल निकालता है, ठीक है, और ये टॉक्सिक बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट, यूरिक एसिड जो होता है ना वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं एंड दैट्स वाई जो ये एनिमल्स जो खास करके जो है आपका बर्ड्स जो है पानी कम पीते हैं, क्योंकि पानी पी के भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यूरिक एसिड पानी में कम सॉल्युबल होता है, समझ रहे बात ना, और सॉल्युबल नहीं होता इसलिए उसके जो है यूरिन उसके कोलोका से, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है यूरिन निकालने का पैसेज अलग होता है और स्टूल निकालने का पैसेज मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है मीन्स एक्सक्रीशन और ईजेशन एनएस के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन जो है आपका किडनी के थ्रू हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है आगे बात। लेकिन जो है बर्ड्स में जो है वो कोलोका के थ्रू हो जाते हैं, मतलब उसका एक ही ओपनिंग होता है जिसके थ्रू जो है वो यूरिक एसिड और जो है आपका स्टूल या अनडाइजेस्टेड फूड दोनों को बाहर निकाल देता है। बात समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया हमें कि ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन और के बाद में लॉन्ग आंसर, चूँकि आपको पता होगा कि अब लॉन्ग आंसर नहीं आते हैं ना, लॉन्ग आंसर अब छोटे छोटे आंसर को ही लॉन्ग आंसर बना दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन इनसाइड था, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में था, वो सारे क्वेश्चन समझा दिया मैं। इसको अच्छा से पढ़िएगा, मेरा वीडियो है ना जल्द ही आ रहा है। इसके अलावा इसके बाद जस्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ मैं कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन का, जो एकदम दिमाग खराब कर देगा। क्यों भाई? क्योंकि कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन हमको दिमाग ही पढ़ना है, मीन्स ब्रेन ही पढ़ना, खोपड़ी पढ़ना। चलिए खोपड़ी को पढ़ के खोपड़ी को समझ ठीक करते हैं, क्योंकि हम लोगों को खोपड़ी को खड़ना मीन्स ब्रेन ही ज़्यादा हम लोगों का ख़राब होता है। अब ब्रेन को ठीक करने के लिए मैं ला रहा हूँ मैं ब्रेन का वीडियो। मिलते हैं हम लोग ब्रेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।